चलिए ये मेरे प्यारे छात्र, आज का वीडियो खास होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 5 का फिजिक्स का प्रश्न। तो कल जो हम आप लोगों को बताए थे फिजिक्स का प्रश्न वो था मॉडल सेट 4 का। तो जो भी छात्र मॉडल सेट 4 का प्रश्न नहीं पढ़े थे तो वो कल वाले वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मॉडल सेट 5 का फिजिक्स का प्रश्न। और ये प्रश्न आप सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी छात्र से ना हाथ जोड़कर मैं निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि यही वीडियो है जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 100 मार्क ला सकता है। आप लोग कृपया इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यारे छात्र, ना देखें बेसी। और यही प्रश्न ऐसा है जो आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग में बैठाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र को आप लोग के क्या करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है। और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्त आवास निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। प्रश्न कहता है कि मुक्त आवास निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। छात्र देख लीजिए, प्रश्न वही कर रहा है कि मुक्त आवास निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। या तो 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगी, मतलब कह रहा है कि 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि परावैद्युता की विमाएं क्या होगी। प्रश्न कर रहा है कि परावैद्युता की विमाएं क्या होगी। प्रश्न वही है, बस इसका टॉपिक अलग होता है। तो परावैद्युता की विमाएं क्या होगी, इसका हो जाएगा A2T4M-1L-3। क्या कह रहा है कि A2T4M-1L-3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हम देखेंगे। अगला आपके सामने आ रहा है 3 का। तो 3 का देख लीजिए, इसमें चित्र की बात हो रहा है जो कि हम चित्र नहीं बनाए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना बुक में देख करके चित्र बना लेना है। तो प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में ए और बी, चलिए कोई भी चित्र है इसको हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। इसके बीच की समतुल्य धारिता क्या, इसके बीच की समतुल्य धारिता क्या होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 3/2। इसको मान लेते हैं हम 3 और इसको मान लेते हैं 2, इसका हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 का बी नंबर, 3/2। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 4 का कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। याद रखेंगे, प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा आपके सामने V²/R। ये मतलब इसका जो है ना परिपथ की शक्ति का बात कर रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। और V²/R जो दिया हुआ है इस पर आप क्या कहते हैं हिसाब बना सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, विद्युत परिपथ की फॉर्मूला क्या हुआ V²/R। इसका आंसर आज क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का। 1 ओम के समतुल्य क्या होगा। ये भी एक फॉर्मूला हुआ जो कि आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाएगा फिजिक्स का। तो उसमें से आप लोग को ये जो है ना फॉर्मूला उस पर बैठाना है और आंसर बनाना है। तो कह रहा है 1 ओम समतुल्य होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 1 ओम 1 वोल्ट बटे एम्पियर होता है। 1 वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि 1 ओम समतुल्य है तो 1 वोल्ट बटे एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला आपका आ रहा है 6 नंबर में। 6 में कह रहा है कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या होता है। प्रश्न कह रहा है कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का मात्रक मतलब इकाई क्या होता है। इसमें भी क्या कर रहा है, हम फॉर्मूला बता रहे हैं। तो ये सब फॉर्मूला ऐसा है जो आप लोग को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मतलब उसका हल करने में आप लोग को काम आएगा। तो ये सब प्रश्न को क्या करना है, बस रट्टा मारना नहीं है, इसको बस याद करना है। तो प्रश्न कहता है कि एसआई मात्रक चुंबकशीलता की इकाई क्या होता है। ये होता है हेनरी बटे मीटर। क्या होता है, हेनरी बटे मीटर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हेनरी बटे मीटर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 7 नंबर प्रश्न में। 7 में कह रहा है कि किसी परिपथ में कुल धारा 5% और धारा ग्लोवेनोमीटर से प्रवाहित हो जाती है। यदि ग्लोवेनोमीटर प्रतिरोध जी हो तो संट का मान क्या होगा। अब यहाँ पर संट का मान बता रहा है। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया संट का मान क्या होता है तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम दोबारा से प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा ग्लेवेनोमीटर से प्रवाहित हो जाती है। यदि ग्लेवेनोमीटर का प्रतिरोध जी हो तो संट का मान क्या होता है। तो 7 का आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ग्लोवेनोमीटर का आंसर आ जाएगा G/19 हो जाएगा। ग्लेवेनोमीटर संट का मान क्या होता है 19, मतलब G/19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में पूछा जाए संट का मान क्या होता है तो G/19, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं।
चुंबक आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है? प्रश्न कह रहा है कि चुंबक आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है? सभी छात्र देखना है कि चुंबक आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है। तो चुंबक आघूर्ण का सही मात्रा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर। ये भी आप लोग का जो है ना क्या कहते हैं फॉर्मूला है, एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि किसी चुंबक क्षेत्र बी में लटकाता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबक क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करता है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। ये सब प्रश्न आप लोग को पूछेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकता हुआ छड़, किसी मतलब कोई लटकता हुआ छड़ उसका चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा। तो 9 का आपका आंसर आ जाएगा mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी देखिए आप लोग का क्या फॉर्मूला mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है 90 डिग्री। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है 90, नमन मतलब 90, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 का कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि से संरक्षण पर आधारित है। याद रखेंगे कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि पर संरक्षण आधारित है। तो आपका जो ऊर्जा जो है ना लेंज का नियम और राशि के संरक्षण पर आधारित है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 12 नंबर में। 12 का प्रश्न कर रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है और कुंडली में संचित ऊर्जा क्या है। प्रश्न कर रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है और कुंडली संचित होती, मतलब कह रहा है कि 10 ओम की प्रतिरोध है तथा और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली है और 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। तो कुंडली का संचित ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। कुंडली का संचित ऊर्जा होती है 125 जूल। क्या होता है 125 जूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। तो 13 में प्रश्न कर रहा है कि प्रयावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल का मान अनुपात क्या होता है। क्या कह रहा है कि प्रयावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल का मान अनुपात क्या होता है। तो 13 का आपका था 1/√2। क्या होता है 1/√2। प्रश्न कर रहा है कि पर्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आ जाएगा 14 नंबर प्रश्न कि आभासी का धारा क्या होता है। याद रखेंगे ये भी पूछेगा। तो आभासी का धारा होता है शिखर धारा बटे √2। इस पर आप लोग का आंसर यानी कि क्वेश्चन बनेगा। तो आभासी का धारा होता है शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। तो 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधे घरों में होता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधे घरों में होता है। याद रखेंगे। और 15 का आपका आंसर जो है वो 15 का आपका आंसर अवरक्त किरणों का क्या होता है अवरक्त किरणों का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने 9, मतलब डी का हो जाएगा अवरक्त किरणों पर। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 16 नंबर प्रश्न। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो 16 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंग जो होता है ना हमेशा सबसे अधिक होता है। तो किसकी तरंग सबसे अधिक होता है तो वो होता है आपके सामने माइक्रो तरंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 17 नंबर। और 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। चलिए हम इस प्रश्न के टॉपिक पर बात करते हैं कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो ये आपका सामने जो आता है ना ये होता है आपका बैगनी। बैगनी जो ऐसा कलर है जो प्रकाश के सामने आते ही क्रांतिक कोण सबसे कम हो जाता है, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैगनी कलर। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी में। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 18 का। तो 18 में कह प्रकाश वर्ष मात्रा होता है। याद रखें प्रकाश वर्ष मात्रा होता है। तो ये प्रश्न आप लोग के सामने आता है दूरी पर। दूरी जो है ना दूरी मतलब प्रकाश से पृथ्वी की दूरी जो होता है ना वो कहते हैं प्रकाश वर्ष की मात्रा, मतलब इसका मात्रा हो गया दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका था 19 का। 19 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता डायोप्टर मतलब डी, क्षमता मतलब क्या हो जाता है आप लोग बता सकते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी और लेंसों के संयोग से बने समतुल्य मतलब बराबर क्षमता डायोप्टर क्या होगा। तो बराबर क्षमता डायोप्टर क्या हो जाता है 2.5 होता है। हमेशा याद रखेंगे 2.5 होता है बराबर क्षमता डायोप्टर वाले 2.5, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 20 नंबर प्रश्न। तो 20 या देखते हैं यार, यही सब आ जाता है तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम 20 का देखते हैं कि छोटे आपतन कोण के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो प्रश्न कह रहा है आपका कि ये छोटे आपतन कोण के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो 20 का आप लोग को आंसर देखना, और 20 के आपके सामने आंसर आ जाता है 1 + u × a²। प्रश्न कहता है कि छोटे आपतन कोण के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है 1 + u² तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। और अगला का बात करेंगे मेरे प्यारे छात्र। तो अगला जो आप लोग का प्रश्न आता है, देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम आप लोग के लिए जो नंबर 1 चैनल है, तो नंबर 1 चैनल का आप लोग को पता होना चाहिए। तो आरती शर्मा एस क्लासेस +2। तो नंबर 1 चैनल के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना है। और ये प्रश्न इस चैनल पर जो भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ताकि आप लोग को दूसरा कोई पढ़ाने से पहले आप लोग को नंबर 1 चैनल से जो प्रश्न मिलता है वो पढ़ने के लिए मिल जाए। तो चलिए मैं किस नंबर में देखते हैं कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। प्रश्न काला है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं, दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए तो वो होता है आपका 0। तो प्रश्न कहता है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का कालांतर होता है हमेशा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 22 का। तो 22 में देख लेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान क्या होता है। प्रश्न कर रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है। तो 22 का देखेंगे मेरे प्यारे छात्र, और 22 का आपका जगह 1.6 × 10⁻19 सेल्स। देखिए याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और उसका आवेश का मान डायरेक्टली यही होगा, इसको याद रख लेना है, 1.6 × 10⁻19 सेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम। अगला आपका आता है 23 का कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि विद्युत प्रभाव और प्रकाश का जो खोज होता है सर्वप्रथम किसने किया था और इसका नाम क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका नाम मुझे आइंस्टीन, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो आइंस्टीन ने। ये प्रश्न तो 100% पूछेगा मेरे प्यार से, VVI प्रश्न है, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए लगाना, आइंस्टीन। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का कि परमाणु का आकार होता है लगभग कितना। चलिए हम देख लेते हैं कि परमाणु का आकार लगभग कितना होता है। तो परमाणु का आकार लगभग होता है 10⁻6 mm। क्या होता है, 10⁻6 mm, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे इस प्रश्न को कि परमाणु का आकार जो है ना हमेशा 10⁻6 mm ही होता है। अगर कोई कह दे आप लोग को कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो आप लोग ये मत कहना कि 10⁻8 mm, 10⁻10 और 10⁻10, तो नो, इसका mm यही होता है कि 10⁻6 mm, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 25 का। अगर आप लोग किसी भी छात्र एवं छात्राएं को गुमराह करना चाहते हैं तो आप लोग किसी तरह का प्रश्न पूछ करके आप उन्हें गुमराह कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 25 का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। क्या करा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो 25 का देखना है, और 25 का आपके सामने आता है परावैंगनिक क्षेत्र। मतलब परावैंगनिक क्षेत्र ऐसा है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पर पड़ती है। मतलब प्रश्न जो वही रहता है, बस इसका आंसर और टॉपिक अलग रहता है। तो स्पेक्ट्रम का जो लाइमन श्रेणी होता है वो किस पे पड़ता है, वो परावैंगनिक क्षेत्र पे पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का देखेंगे। तो 26 का आपके सामने आ जाता है एक AMU के तुल्य ऊर्जा क्या होती है। क्या करें, चलिए प्रश्न कहता है कि एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो 26 का देखना, और 26 को 931 MeV, 26 का 931 MeV, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथी, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में तो हम बोले जरूर बताइएगा, और जितना हो उतना शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।